अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे दो अहम खेलों के हवाले से और बिलखुसूस दो ऐसी चीज़ें जिनका पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी सलाहियत भी पाई जाती है। एक हमने बैडमिंटन पर बात करनी है और दूसरा हाल ही में आर्मी पेसिस चैम्पियनशिप का इनकाद हुआ है। बैडमिंटन का शुमार पाकिस्तान के मकबूल खेलों में होता है और बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के तालीमी इदारों की, तो वहाँ पर ये खेल ख़ासा मकबूल है। कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में इसका नतीजा सामने आता है और हर सतह के नौजवानों में, हर उम्र के नौजवानों में ये खेल मकबूल है। आज से कुछ साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो पाकिस्तान में बैडमिंटन खासी तरक्की कर रही थी, उरूज पर थी। पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे थे और बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में अपना लोहा मनवा रहे थे और बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। फिर एक ये तसलसल टूटा और उसका खासा नुकसान हुआ पाकिस्तान में इस खेल को। खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता हुए, जो उस वक्त के खिलाड़ी थे आज वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं और उनका एक बड़ा उरूज का दौर भी वो खेल नहीं पाए। अगर वो खेल पाते तसलसल के साथ जो चंद बरस पहले था, तो पाकिस्तान का बैडमिंटन में मकाम कुछ और होता। लेकिन एक मरतबा से फिर आज जब हम बैठे ये बात कर रहे हैं तो कुछ सरगर्मियां बहाल होना शुरू हुई हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की खिलाड़ी भी आकर बैडमिंटन खेल रहे हैं। आज हम बात करते हैं तो किन मसाइल का सामना है पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को, और पाकिस्तान के बैडमिंटन में क्या आज भी वो सलाहियत और नौजवानों में वो जोश और जज्बा मौजूद है कि वो पाकिस्तान से निकल कर बैरूनी दुनिया में भी जाएँ और पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए एजाज़ात जीतें, मुल्क का नाम रोशन करें। किस तरह से पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को चलाया जा रहा है, किन इक़दामात की ज़रूरत है, नौजवानों में अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट को निखारने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इन सब मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर, जो कि अब सेक्रेटरी पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन है, वाजिद अली चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वाजिद साहब, खेलते अब भी हैं या अब सिर्फ सारा जहन और सलाहियतें आपकी इस्तेमाल हो रही हैं कि इंतज़ामात किस तरह से करने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम एज ए बैडमिंटन प्लेयर किए हैं पहले और आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कहूँगा कि बैडमिंटन मेरे ख्याल से जब 1 साल हो गया जब से अभी बैडमिंटन में अभी खुद एज ए सेक्रेटरी जनरल आया हूँ, तो मेरे ख्याल से 3-4 दफ़ा ही। अच्छा, टाइम ही नहीं मिल रहा है, कोई बिजी स्केड्यूल चल रहा है आजकल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत इज़्ज़त वाली बात है, क्योंकि मैं पत्तोगी से रहने वाला हूँ। मेरे एक साथ गांव है हुसैनखा वाला, वहाँ से आके और पूरे पाकिस्तान को एक नंबर 1 होना, फिर उसके बाद इन चीज़ों को आगे लेके सेक्रेटरी जनरल, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में या किसी भी गेम में मेरे ख्याल से सबसे अहम होता है। तो ये अल्लाह पाक का मेरे पे बड़ा एहसान है। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी मेहनतें, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हम खुद अगर एक प्लेयर उस लेवल के रहे हैं कि जिसमें हम लोगों ने अपने आप को अपना लोहा मनवाया, हमने एक चीज़ साबित की कि हम पाकिस्तान नंबर 1 बन सकते हैं, तो उसी तरह की मेहनत मुझे अभी एज ए सेक्रेटरी भी करनी है और मैं काफ़ी कुछ अभी कर चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी कुछ बाकी है। ठीक है। अच्छा वाजिद, जब हम बात करते हैं इंतज़ामी मामलात की, और एक आप चूँकि एक खिलाड़ी भी रहे हैं, अब आप चीफ़ एग्जेक्टिव हैं पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के, जब आप खिलाड़ी थे उस वक्त आप फेडरेशन के बारे में क्या सोचा करते थे? क्योंकि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो अपनी फेडरेशन से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो खिलाड़ी होते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद उनको वो सलाहियतें जो उनकी हैं उनके इजहार के भरपूर मौके नहीं मिल रहे, और उसमें किसी हद तक ज़िम्मेदार फेडरेशन या एसोसिएशन या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं। आज आप किस तरह से देखते हैं कि एक खिलाड़ी और एक एडमिनिस्ट्रेटर, आज आप एडमिनिस्ट्रेटर की सोच के साथ काम करते हैं, चंद बरस पहले तक आप एक खिलाड़ी की हैसियत से सोचा करते थे? उसमें इमरान ने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब हम पहले सोचते थे तो हम ये सारी चीज़ें देखते थे कि हमें यहाँ पे एक आध दफ़ा ऐसा कोई सीन हुआ कि मैं ओलंपिक के क्वालिफाइंग में बिल्कुल पास आ गया था, मतलब 62 पे मैं आ गया था, मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 62 पे थी, तो मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया, कुछ मुझे टूर्नामेंट्स नहीं मिल पाए, 2 मुझे टूर्नामेंट मिलता तो मैं ओलंपिक्स खेल सकता था, लंदन ओलंपिक्स। लेकिन ये है कि कई ऐसी चीज़ें मैं जो फील करता हूँ, मैं अगर बैडमिंटन की इस वक्त बात, क्योंकि मैं कैलकुलेटेड एक पर्सन हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे अपनी पाकिस्तान की बैडमिंटन को ऊपर लेके चलना है। कि जैसा मेरे हमने एक टूर्नामेंट अभी कराया, इंटरनेशनल टूर्नामेंट इस्लामाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट बैडमिंटन एशिया से लेना बहुत बड़ी बात थी, और उसमें पाकिस्तान
के अंदर ये टूर्नामेंट कराना, ये बहुत ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। उससे भी मुश्किल काम था कि उसको कैसे करना है। लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह पाक ऐसे कोई रास्ते निकालता है कि 12 साल बाद हमने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट यहाँ पे करा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे मज़े वाली बात ये थी कि उससे पहले हम एक मलेशियन कोच पाकिस्तान में 15 साल के बाद लेके मैं आया हूँ, जो 1 साल के लिए इधर आया। तो मुझे कभी इतना बड़ा कैंप नहीं मिला, तो हमने 1 साल के लिए अभी वो खेले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट क्या आया कि जब वो हमारे प्लेयर्स यहाँ पे खेले हैं, हमारे पास 8 से 9 कंट्रीज थे, तो उनमें वो हमारे प्लेयर्स टूर्नामेंट जीते हैं, सिंगल्स भी जीते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लड़के। हमारी लड़की पलवशा भी मिक्स डबल्स जीते, सिंगल्स में लेडी सिंगल्स जीती है। रिजवान आजम हमारा एक लड़का है, वो मेंस सिंगल्स जीता है, मेंस डबल्स जीते हैं। तो इन कंट्रीज़ में उसके बाद परफॉर्म करना, जो उनकी रैंकिंग 300 में थी, अब वो 150 की रेंज में आ गया मैं। तो एक इस तरह का मौका मिला। तो उससे एक मौका जब आप किसी जगह देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि BWF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन को मनवाना कि हमने पाकिस्तान में टूर्नामेंट करवाना है, एशिया को मनवाना। क्योंकि जब एशिया में मैं गया, मैं जब सेक्रेटरी बना तो मैंने सीधा फ्लाइट ली मैंने, क्योंकि मैं शुरू में सारा स्पॉन्सरशिप सारा कुछ मैंने खुद ही किया है। मेरे स्कूल्स हैं बाहर, कुवैत में, यमन, सऊदी अरबिया में मेरे अपने स्कूल्स हैं, पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेज़ हैं। उससे मैंने पहले एक इनिशिएट मैंने ये लिया भाइयों से बात, क्योंकि हमारा एक जॉइंट बिजनेस है। मैंने कहा जी हमें इस बैडमिंटन के लिए इतना कुछ हमें दिया है बैडमिंटन में, तो हमें कुछ इसके लिए करना है। तो जब उस तरफ आए, तो जब एशिया में गए, मलेशिया में हमारा हेड ऑफिस है एशिया का, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी है। उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान में चाह रहे हैं टूर्नामेंट, से ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, आप तो कभी 12 साल में आपका कभी टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो मैंने इनको कहा जी मैंने करवाना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उससे अगले माह हमारी बीजिंग में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की मीटिंग थी। तो उस हाउस में जब मैं एक मुझे 5 मिनट मिले, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के थे कि वर्ल्ड ने हमें कहा कि आप जो करवाना चाहते हैं आप बिल्कुल करवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 दिन पहले हमने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट इस लेवल का कराया है कि हमें एशिया ने भी लेटर्स भी भिजवाए हैं। एशिया के ज़हन में ये नहीं था कि वो ये समझ रहे थे कि ये इस लेवल का टूर्नामेंट नहीं करवा सकते। मैंने उनको ये वहाँ पे शोर कराया था चाइना। मैंने कहा जी मैं बैडमिंटन प्लेयर रहा हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है और किस किस दुनिया में किस किस जगह से प्लेयर्स आके खेलते हैं, उनको क्या उनकी फैसिलिटी हमें उनको देनी होगी, क्या हमें रेफरीज किस तरह के चाहिए, हमें लाइन जजेस किस तरह के चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन द एंड जो एशिया का इवेंट इंचार्ज था, जब वो 7 दिन हमारे इस्लामाबाद टूर्नामेंट में रहा, जब फाइनल वाले दिन जब उसको एयरपोर्ट हम छोड़ने गए, तो उन्होंने मुझे एक इतनी ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से मेरे कंट्री के लिए बात, उसने कहा यार आप लोगों का कंट्री बहुत माशाल्लाह अच्छा है। उसने माशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो चाइनीज़ है। तो लोग हम जो बात करते थे कि माशाल्लाह हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसने कहा यार आप लोगों का कंट्री बहुत प्यारा है माशाल्लाह, यहाँ पे इवेंट्स होने चाहिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे रोज़ाना सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, थ्रेट्स हैं, ये वो। कहता है मैं इधर 1 वीक रहा हूँ, कहता है मुझे इतना मज़ा आया है, मुझे इंडिया से ज़्यादा, उसने मुझे, क्योंकि हमारा उनके साथ ज़्यादा, उसने कहा मुझे इंडिया से ज़्यादा साफ़ लोग, साफ़ माहौल हमें पाकिस्तान में उससे ज़्यादा अच्छा मिला। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ हम सब की एफर्ट थी पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा, तो आपके ख्याल में जब आप पहली मरतबा गए एशिया की मीटिंग में, या एशिया के पास कि हमें कोई एक टूर्नामेंट दे दिया जाए, तो उन्होंने जब आपको साफ इनकार कर दिया, तो दिल बर्दाश्ता हुए आप, या आपको लगा कि ये मामूल की कार्रवाई है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो इससे बड़ी बॉडी है वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करते हैं? नहीं जी, उसमें ये था कि कई ऐसी चीज़ें थी कि कुछ हमारे वहाँ पे एक रूल्स चलते हैं, क्योंकि जब आप बिल्कुल नीचे लेवल पे चले गए और आप उनसे चीज़ मांग रहे हैं वर्ल्ड सैंक्शन टूर्नामेंट, तो वो मेरे ख्याल से वो भी उस बात पे वो गलत नहीं थे। लेकिन जब मैंने उनको, वो भी हिचकिचाएंगे जरूर। हाँ जी, क्योंकि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान लायजोन में नहीं है किसी के साथ। बिल्कुल, आप वर्ल्ड सैंक्शन टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिससे हमारे पास कनाडा से भी प्लेयर आए, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी प्लेयर आए, हमारे पास न्यूजीलैंड से भी प्लेयर आए, हमारे पास मलेशिया से भी प्लेयर्स आए। तो वो उनके लिए, मेरे ख्याल से वो एक उनके लिए परेशानी वाली बात थी कि ये कौन एक प्लेयर अभी आया है। क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ पे ये भी बताऊँ, मैं यंगेस्ट सेक्रेटरी हूँ वर्ल्ड का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे यंगेस्ट सेक्रेटरी हूँ। जो हमारी मीटिंग वर्ल्ड की भी, उन्होंने भी कहा कि अभी प्लेयर्स खेलता रहे और अभी आया है, तो वो भी मेरे लिए मिल गई। मैंने उनको कहा जी मैंने ये चीज़ करनी है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ में बीजिंग में मीटिंग है, आप वहाँ पे ये चीज़ उठाएं और हम आपको इजीली दे देंगे, लेकिन आप वहाँ पे ये पॉइंट उठाएं, उनको बताएंगे जी हम क्या करना चाह रहे हैं। मतलब आपने एक प्रेजेंटेशन दी है? जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे जब वो किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फ़ौरन बाद हमारे पास एक शटल टाइम प्रोग्राम होता है। वो ज़्यादातर उन्होंने एक वर्ल्ड में एक प्रोग्राम चलता है, हमने स्कूल कॉलेजेस में कैसे उसमें हमने सारी फैसिलिटी जो होती है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन देता है, हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं स्कूल्स को, कॉलेजेस को, जहाँ पे बैडमिंटन नहीं होती। ठीक है।
तो उसमें उन्होंने वॉल उसमें एक गालिबन आपके कोई एशिया के सेक्रेटरी या कोई और ऑफिशियल भी आए थे जिनको आप मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनको आप विजिट करवाए? मिस्टर सैम आए थे जी, वो थे डेवलपमेंट के इंचार्ज थे एशिया के। हाँ। और उन्होंने वर्ल्ड में 28 जगह दी थी, जिसमें कनाडा था, अमेरिका था, 28। और जब मेरी बीजिंग में उनके साथ मीटिंग अच्छी रही, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन कंट्रीज में थे कि उनके लोग यहाँ पे 28 में पाकिस्तान का भी नाम था, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी। दुनिया के 28 ममालिक उन्होंने रखे, उनमें पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि जिस एक डेवलपमेंट प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं स्कूलों में, उसकी क्या तफसीलात थी? उसमें जी हमारे पास ये होता है कि जो वर्ल्ड का जो एक होता है, वो कहते हैं कि आपके रूरल एरिया जितने हमारे जहाँ पे बैडमिंटन नहीं है, उनकी इक्विपमेंट है, उनकी शटल कॉक्स हैं, उनकी फूड वहाँ पे जो है, जो आपका प्रोग्राम चलना है, जो एशिया से आदमी आएगा वो फुली स्पॉन्सर्ड होता है। उसमें पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन पूरे का पूरा जो वो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर्ड होता है, और उसमें हमारी फेडरेशन को कुछ नहीं देना होता। मुझे अपनी जगह से कुछ भी नहीं देना, लेकिन अगर मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं कि जो वर्ल्ड का जो है, जो डेवलपमेंट का, जो वर्ल्ड एशिया का जो इंचार्ज है वो पाकिस्तान में हो, उसके बाद फिर हमारे ये टूर्नामेंट्स आ गए, फिर मैंने दोबारा एशिया से मिला, मैं यहाँ से फिर मैंने फ्लाई किया, मैं फिर मलेशिया गया, मैंने कहा जी मुझे कोच चाहिए। वो मुझे कहते हैं आप हमारे से इतनी चीज़ें मांग रहे हैं, पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ें आपके लोग नहीं मांगते थे। मैंने कहा जी मुझे चीज़ें अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे अपनी फेडरेशन के लिए चाहिए, मुझे अपने लोगों के लिए चाहिए। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो चीज़ कहते हैं वो चीज़ें हमें मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छी तरीके से मिल रही हैं। अब हमारी एफर्ट यही रहेगी, पाकिस्तान ने हमें इतना नाम दिया, इतनी इज्जत दी, सब कुछ दिया है, और मुझे अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना। अच्छा, इसका एक मतलब ये भी है कि अगर आप अटेम्प्ट करते रहें, आप कम से कम लोगों से राब्ते में रहें, जो भी आपकी वर्ल्ड बॉडी है बैडमिंटन की, ये जो एशिया की बॉडी है, अगर आप राब्ते में रहें, अच्छे लायज़न में रहें, आप कम्युनिकेट करते रहें, और आप अच्छे तरीके से लोगों से मिलते रहें और अपनी प्रेजेंटेशन देते रहें, तो डेवलपमेंट के काम चल सकते हैं, वो स्पॉन्सर्ड चल सकते हैं। उसमें आपकी एफर्ट सिर्फ ये है कि आपने अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, और उसके साथ वो जो आपके पास प्रोग्राम आया उसको अच्छे तरीके से चलाना है, ताकि उसकी जब रिपोर्ट जाए तो वो इतनी अच्छी जाए कि लगे ना कि इसने सर से उतार के फेंक दिया। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही है कि जैसे अगर मैं अभी आपके साथ प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने हमारे बारे में कुछ देखा है, कुछ किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ के आके सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हमने ये और आपके पास ओबियसली पहले आपके पास फीडबैक आया होगा कि ये लोग कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसी तरह ये है कि हम अभी इस प्रोग्राम में बैठे हैं, तो कोई अच्छी चीज़ें निकल रही हैं, तो अगर मैं आपके साथ यहाँ पे आऊँ और मेरी आपकी डिस्कशन इस तरह की ना हो, कोई इंप्रेसिव ना हो, मैं इनको चीज़ें आपको नहीं अच्छे तरीके से बता सकूँगा, तो शायद आप अगले प्रोग्राम में सोचेंगे नहीं यार हम कोई और गेम लेते हैं। ठीक है। तो ये इसी तरह ही है कि जब हम उनके साथ रहते हैं, हम उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं, उनके यहाँ पे आपके प्रोग्राम से 50 चीज़ें नए लोगों के पास जाएंगी, आपको भी वही चीज़ चाहिए, मुझे भी वही चीज़ चाहिए, कोई नई चीज़ आए, कोई नई डेवलपमेंट आए, कोई नई चीज़ें आए, यही हम वर्ल्ड में, एशिया में, दोनों जगह उनको जाके बताते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक यही है। और एक सबसे जो बड़ी चीज़ मैं आपसे प्रोग्राम से भी यहाँ पे शेयर करूँगा, हमें एशिया ने हमारे एक $5,000 का हमारा एक सिस्टम होता है कि हमारा जो ड्रॉ डालता है, ये एक अभी इस वक्त हमारे टेनिस में भी चल रहा है, टेनिस वर्ल्ड फेडरेशन ने भी शुरू किया, और जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है उसने भी शुरू किया है। वो ये होता है कि इतना अच्छा सिस्टम है कि आपके पास 50 प्लेयर्स हैं, आपने सिर्फ 50 प्लेयर्स के रैंकिंग, एक सिस्टम उन्होंने दिया है, आपने रैंकिंग डालनी है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से आपका ड्रॉ निकल के आपके सामने आ जाता है। ठीक है। जो आप प्लेयर्स हमें कहते हैं जी मेरे साथ इधर नाइंसाफ़ी होगी, मेरे साथ इधर नाइंसाफ़ी, वो हमें एशिया ने हमें इतना बड़ा तोहफा अभी दिया इस टूर्नामेंट में। उन्होंने हमें कहा कि हम इस टूर्नामेंट में मालदीव्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वो वाला सॉफ्टवेयर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, जो इवेंट इंचार्ज आए हुए थे उन्होंने हमें अगले दिन एशिया से हमें वो सिस्टम दिया है कि हमें किसी कंट्री की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ प्लेयर्स की रैंकिंग लेंगे, उसको सिस्टम में डालेंगे, ऑटोमेटिकली विद इन 2 मिनट्स ड्रॉ सिस्टम आ जाएगा, टाइमिंग के साथ लग के आ जाएगा कि जी ये प्लेयर इससे खेलेगा, ये प्लेयर इससे खेलेगा। और ये मेरे ख्याल से एक हमारी जो फेडरेशन में मेरी आने को कि मैं ये चीज़ें पहले फील करता था कि आज इसके साथ शायद ज़्यादती होगी या शायद आज मुझे बेनिफिट मिल गया जब हम खेलते थे। ठीक है। अब ये चीज़ होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी 24 से 30 एक नेशनल चैंपियनशिप लाहौर में करवा रहे हैं। सब प्लेयर्स को इंशाल्लाह दोपहर पे एक खाने पे बुलाएंगे, एक अच्छा हॉल एक अरेंज करेंगे,
उसके अंदर हम एलसीडी लगाएंगे, पैसे कर देंगे, प्लेयर्स खुद देखें, उन्होंने रैंकिंग डाली है। हाँ। और 2 मिनट के बाद ड्रॉ निकला है, हर प्लेयर को पता चल रहा है स्क्रीन पे मेरा किससे मैच आ रहा है, मैंने किधर से किधर खेलना है। ये चीज एक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो आपने जिसका अभी सॉफ्टवेयर का जिक्र किया है, ये बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में होता है, लेकिन आपने इसको मुतारिफ करवा दिया नेशनल, हमने पाकिस्तान के लिए हमारी गुफ्तगू जारी है वाजिद अली चौधरी साहब से। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक वक्फे के बाद आएंगे और फिर इनसे पाकिस्तान में बैडमिंटन की सूरत हाल के हवाले से जो अब तक इन्होंने किया है और जिस तरह से आगे की इनकी मनसूबाबंदी उस पर से ये खेला करते थे, बड़े इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं पाकिस्तान के लिए। अगर कुछ हालात बेहतर होते चंद साल पहले तो ये पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते। बहरहाल वो अब माजी का हिस्सा है। अब लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि इनके जब ये सेक्रेटरी होंगे तो लोग जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो क्वालिफाई करके जो काम ये नहीं कर सके वो ज़रूर करेंगे। अच्छा वाजिद, ये जो डेवलपमेंट के काम है जिन पे हम बात कर रहे हैं, कोच मलेशिया से आया है पाकिस्तान, वो किस तरह से मुमकिन हो सका है? उसको पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन उसके अखराजात अदा कर रही है या फिर हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है? नहीं जी, उसमें बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हमने एशिया से लिया हुआ है, हमें उसमें कुछ पे नहीं करना पड़ा। ठीक है। हमने उनको बताया था कि हमें आप डेवलपमेंट में रखें, हमारे जो हम जैसे कंट्रीज़ हैं, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको वोट देते हैं, हम आपके साथ हैं, तो हमें भी आपसे कुछ चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईजीली उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक कोच भेजते हैं। ठीक है। 15 साल के बाद हमारे पास मलेशिया से भी कोच आया हुआ, 3 माह हो गए इधर, और 1 साल का भी मैंने उनको टोटल जूनियर्स प्लेयर दिए हैं, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, उनके मैंने जूनियर प्लेयर 4-4, 5-5 प्लेयर्स दिए हैं। ठीक है। मेरी जो सोच है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह वो यही है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अक्टूबर में जो ये प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान के मेंस प्लेयर्स के साथ बराबर इनको जीतेंगे। पाकिस्तान के जूनियर प्लेयर जो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं उनको जीतेंगे। और क्योंकि जब आप इस तरह की चीज देंगे तो जो मेरे सीनियर, वो भी मेरी टीम है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, कंपटीशन आएगा, उनको कंपटीशन आएगा, वो अपनी ट्रेनिंग करेंगे। और जब ये लोग नीचे से आएंगे तो एक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली पाकिस्तान अब ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम मलेशियन कोच को लेके आ रहे हैं तो फिर सबसे ऊपर यही है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान किस जगह खड़ा होता है। क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा है, अभी हमारी एक टीम अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट यहाँ पे भी प्लेयर्स खेले हैं, अभी मैं एक नेपाल उनको भेज रहा हूँ अभी पाकिस्तान प्लेयर्स को। ठीक है। उसके बाद एक हमारा मलेशिया में, मैं जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनको मलेशिया में भेज रहा हूँ। मलेशिया में ये जो वर्ल्ड का जो हमारा जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का एक ट्रेनिंग सेंटर है मलेशिया में, जिसको लुक आफ्टर करता है बैडमिंटन एशिया। ठीक है। उनके साथ भी मेरी बात होगी, उन्होंने कहा कि आप अपने प्लेयर्स 5 से 6 प्लेयर्स आप लोग भी जो हैं। ठीक। तो उसमें जब वो प्लेयर्स मलेशिया में खेलेंगे, सीनियर्स और जूनियर्स जो हैं वो मलेशियन कोच से पाकिस्तान में खेल रहे होंगे, तो एक इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा कि पाकिस्तान में हर जगह अभी जैसे प्रॉब्लम चल रही है, देखिए गेम्स हो नहीं रही हैं, कॉलेजेस में गेम्स के लिए कोई सेटअप नहीं है, कोई उस तरह की स्पॉन्सरशिप, उस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सीट्स ख़त्म हो गई हुई हैं, दोबारा से शुरू की गई हैं, लेकिन वो इतने सालों के बाद की हुई हैं। जैसे मैं खुद था गवर्नमेंट कॉलेज से, हम लोग एक इस फील्ड से निकलते रहे कि हम लोग स्कूल से गए, डीपीएस से गए, हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज चले गए, गवर्नमेंट कॉलेज से पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए। तो एक इस तरह का एक तसलसल जो है वो नहीं है, एक हमें वो साइकिल जो बना हुआ था वो टूटा हुआ है। उसी से आप लोग प्लेयर्स ऊपर लेके जाते हैं, टॉप पे आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करें तो अगर आप समझते हैं कि हम किसी जगह ऊपर लेके चले जाए बैडमिंटन को, या आप पाकिस्तान को देखते हैं कि वर्ल्ड में किसी जगह हो या ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करे। और दूसरी बात जो है, मैं आपने पहले एक बात की थी, मैं वो भूल गया, पुरानी आपने मेरे से पहला क्वेश्चन वो किया था कि आया जब आप अभी प्लेयर्स हैं तो आप क्या समझते हैं कि कैसे चलता है। मैं जी अभी जो मैं समझता हूँ, अगर मैं अपने प्लेयर्स को 6 से 8 प्लेयर्स को, जितनी महंगी गेम है अभी जो शटल कॉक्स चल रही हैं, जो चीज़ें, अच्छा लोग तो कहते हैं, आम लोगों को ये ख्याल है कि शायद इतना महंगा नहीं है। नहीं। एक आपने रैकेट लिया, एक शटल लिया, बिल्कुल ऐसे नहीं। जब आपके पास मलेशियन कोच आएगा, एक दिन की 7,000 से 8,000 की शटल कॉक सिर्फ लगेंगे, एक दिन की 7 से 8,000 की शटल कॉक्स लगेंगे। वो 10,000 तक भी जाएंगे अगर वो जिस दिन वो मैचेस करवाएगा। ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर अपने प्लेयर्स को बाहर भी जाऊँ, मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराऊँ, मैं कोचेस लेके आऊँ, और मैं चाहूँ कि ओलंपिक्स में मेरे प्लेयर्स 4 से 5 प्लेयर ओलंपिक में आए, मैं इस चीज़ का दावा। अच्छा, आपने टारगेट किया हुआ है ओलंपिक? बिल्कुल है। प्रॉब्लम के अंदर आ रही है कि अभी मैं जो समझता हूँ 1-1.5 करोड़ से मैं किसी जगह स्टैंड नहीं करता, मेरी गेम बहुत महंगी है। ठीक है। अगर मेरे पास 3 से 4 करोड़ हो, और मैं भी उसके लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे पास हो, मैं 4 से 5 ओलंपियन इजीली मैं पाकिस्तान को दे सकता हूँ। पाकिस्तान से बैडमिंटन के ओलंपियन निकल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया आप देखें, इंडिया किधर है, इंडिया नंबर 1
और मैं पाकिस्तान नंबर 1 था, हम लोग सऊदी अरेबिया में एरामको में एक हमारा टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, मैं इंडियन नंबर 1 को वहाँ पे जीता था। गोपी चंद जो है, जो उनका हेड कोच था और वो ऑल इंग्लैंड चैंपियन रहा था, जब उसने मुझे देखा तो वो मुझे परेशान हो गया, देखा था यार मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान में भी आप जैसे प्लेयर्स हैं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ मेरे एक कोच लियाकत साहब, उनसे मैंने अपनी पूरी बैडमिंटन सीखी है। ठीक है, एक आदमी के सर पे मैंने टोटल बैडमिंटन सीखी है। ना उनको कभी मौका मिला कि इंटरनेशनली क्या कुछ हो रहा है, किन कंट्रीज किधर पहुंचे हुए, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, उनको क्या चीजें मतलब चाहिए, जो चीजें बढ़ती गई हैं, इजाफा होता गया, टेक्निक्स बदलती गई हैं, टेक्नोलॉजी आती गई है, आपने स्किल्स डेवलप ही नहीं हुई, आप बाहर गए नहीं, आपको पता ही नहीं हुआ। वहां पे खेले, फिर इंडिया आप देखिए अभी वर्ल्ड नंबर 2 है उनकी जो लड़की ओलंपिक में, फिर उनकी अब और कितने सालों में, सिर्फ 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में। फर्क ये है कि जो उन्होंने कोच रखा हुआ है वो पाकिस्तानी 30 लाख रुपए पर मंथ लेता है। 30 लाख रुपया पर मंथ महीना है, ठीक तो है। अगर हम उसको कहें, लेकिन मैं इंशाल्लाह अभी काफ़ी मेरी स्पॉन्सरशिप पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ एम ये है कि जो नेक्स्ट ओलंपिक्स उसमें मैंने 3 से 4 में, एक हमारी लड़की अच्छी अभी चल रही है, पलवशा बहुत अच्छा खेल रही है, उनके साथ माहूर अच्छा खेल रही है, ठीक है। एक हमारे पास 1 से 2 लड़की और रिजवान आजम जो हमारा अभी ऑस्ट्रेलिया बेस अभी है फिलहाल अभी, लेकिन वो है, उसकी रैंकिंग डबल्स में बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। प्रोग्राम ये है कि 4 से 5 इंशाल्लाह हम ऐसे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की ऐसी चीज देंगे, हमें किसी वाइल्ड कार्ड की जरूरत नहीं होगी, हम इंशाल्लाह डायरेक्ट आएंगे। हमने क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह, हमने वाइल्ड कार्ड पे नहीं जाना। अच्छा, कुछ आप सामान वगैरह भी आपको मिल रहा है, कुछ स्पॉन्सर हो रहा है, सुना है कुछ आपकी? जी बिल्कुल नहीं, उसमें जी बिल्कुल हमारे जी पाकिस्तान के लिए एक 20 साल मैं भी खेला हूँ, हमें वो चीज़ें नहीं मिली। हमारी एक योनेक्स है, वर्ल्ड की हमारी सबसे बेस्ट कंपनी है और सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर करने वाली टीम्स को, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को, जैसे हमारा अभी लास्ट टूर्नामेंट भी था, वो भी उन्होंने हमें काफ़ी सारा उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी थी। ठीक है। ये टोटल हमारे मेरे जो प्रेसिडेंट हैं मियां इफ्तिखार साहब जो हैं KPK से, जी बिल्कुल, ये टोटल उनकी एफर्ट है। और मेरे ख्याल से जो हमें अभी सामान आ रहा है, हमारे पास तकरीबन ये 2 साल से आ रहा है, और जो हमारे पास अभी सबसे बड़ी शिपमेंट जो है वो हमें अभी आ रही है, जो नेक्स्ट मंथ में हमें हैंड ओवर हो जाएगी, और मेरे ख्याल से 25 से 30 लाख का सिर्फ सामान एक शिपमेंट में है। और ये मेरे ख्याल से टोटल एफर्ट जो है, क्योंकि प्लेयर्स हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल गेम हो गई हुई है, शटलकॉक बहुत महंगी हो गई हुई है, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि वो उन्होंने वो हमारे एक प्रेसिडेंट साहब की एफर्ट थी, तो मैं उस वक्त सेक्रेटरी भी नहीं था, लेकिन ये कि उनकी उस वक्त की एफर्ट अभी ये नज़र आ रही है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक उनकी बहुत पूरी हो जाएगी, और इतना सामान आपको कि बच्चों को सामान नहीं लेना पड़ेगा, इतनी महंगी गेम, उनमें रैकेट्स आएंगे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो हमें प्लेयर्स को देनी थी, लेकिन हमें मियां इफ्तिखार साहब के रेफरेंस से, योनेक्स से वो चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें, एक हमारा एक ग्रुप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये भी कहूँगा, वो अगर मैं चाहूँ कि मैं सिंगल हैंडेड सारे काम कर लूँ तो कभी भी नहीं कर सकता। मेरी फेडरेशन, मेरे लोग, मेरे साथ नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मेरे जितने मेंबर्स हैं इस्लामाबाद में, मेरे सब मेंबर्स ने मुझ समेत हमने जाके खुद हमने बेंचेस भी उठाए हैं, हमने लोगों को एयरपोर्ट से लेके भी खुद आए हैं, हमें किसी को शॉपिंग पे लेके जाना है, किसी मेंबर ने किसी जगह कोई याद नहीं की कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, तो लेकिन एक ग्रुप था जिससे ये काम हुआ। 70 हमारे जो वहाँ पे टूर्नामेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऐसे मुमकिन नहीं था, हमें उन्होंने एक चीज़ हमें दी हुई थी। हमारे पास जो रेफरी था वो मालदीव से आया हुआ था, मलेशिया से एक आया हुआ था, हमें लाइन जजेस चाहिए थे, हमें रेफरीज चाहिए थे। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट हुआ है, इसकी एशिया की और वर्ल्ड बॉडी की सतह के ऊपर किस तरह से इसकी रेटिंग ली गई है? आप तसल्ली बख्श है कि जिस तरह के इंतजामात थे, ये जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज हुआ है, हमें फ्यूचर में भी टूर्नामेंट्स में? नहीं जी, उससे बड़ा हमें मिल गया। हमने पाकिस्तान सीरीज करवाया है, उसके कुछ पॉइंट्स सबसे वो नीचे हमारा जो लेवल वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का होता है, सीरीज आती है, सीरीज से ऊपर चैलेंज आता है, उन्होंने हमें लेटर भेज दिया, आप चैलेंज भी करवा सकते हैं। हम तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें इतना अच्छा उन्होंने वर्ल्ड ने लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि आप चैलेंज भी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसका कैश प्राइस ज्यादा होता है, इसका कैश प्राइस कम था, 6000 था, उसका कैश प्राइस 18,000 पे चला जाएगा। उन्होंने हमें कहा कि आपको हम लेटर दे रहे हैं, आप इसको टूर्नामेंट को जैसे मर्जी कराएं, आपको कोई इशू नहीं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के प्लेयर्स
हिचकिचाए बगैर पाकिस्तान खेलने के लिए आ गए? बिल्कुल जी, इजी आए। और जब उन्होंने हमें एक अच्छी उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद प्लेयर्स ने की, कुछ हमारे वहाँ मीडिया पे आप जैसे अच्छे लोग वहाँ पे आ गए, उन्होंने एक प्रोग्राम छोटा सा अरेंज कर लिया। उन्होंने कहा हमें कनाडा से एक प्लेयर आए हुए थे, वो कहते थे मुझे पता ही नहीं था, हमें कनाडा में कुछ नज़र आता है पाकिस्तान का, और मैं इधर 8-10 दिन रहा हूँ, मुझे इतना मज़ा आया, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। तो वो इस तरह की चीज़ें थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने, एक ग्रुप ने, मतलब 70 लोग थे, और उसमें पीएसबी का किरदार की अगर मैं बात करूँ, मेरे ख्याल से पीएसबी ने हमारे लिए एक वाइटल रोल रहा है। उन्होंने वहाँ पे हमें अकोमोडेशन दी, उन्होंने हमें बड़ा जिम्नेजियम दिया, लियाकत जिम्नेजियम, जो अख्तर नवाज गंजेरा साहब है उन्होंने जो हमें वहाँ पे हेल्प आउट किया है। मिनिस्टर स्पोर्ट्स ने हमारे ओपनिंग पे जो भी लॉजिस्टिक की सपोर्ट उन्होंने, वो इस तरह की चीजें थी कि अगर मैं वो चीजें लाहौर में करना चाहूँ और इस लेवल का टूर्नामेंट में सवाल ही पैदा नहीं करना, आपके पास उतनी मैं वो चीजें नहीं कर, सिक्योरिटी के इश्यूज बिल्कुल नहीं थे वहाँ मतलब वहाँ पे तो आपके स्पोर्ट्स बोर्ड का इतनी बड़ी उसकी बिल्डिंग खुद है, सब चीजें वहाँ पर हैं, तो सिक्योरिटी के लिहाज से, रहने सहने के लिहाज से उन्होंने हमें रहने की भी वहाँ पे जगह दी, खाने की भी वहाँ पे जगह दी, हमें ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं अंदर चाहिए थी, हॉल हमारे पास था, लोग उनके हमारे पास थे। तो मेरे ख्याल से कितनी बड़ी एफर्ट थी कि अगर मैं यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए शुक्र अदा उनका करना चाहिए, अख्तर नवाज गंजेरा साहब को और स्पेशली मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने इतनी एफर्ट की। उन्होंने कहा कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए। अगला टूर्नामेंट का प्लान आपके है कि हम पाकिस्तान में दोबारा कोई बैन अल-अक़वामी? हमारा जी ऐसे है कि अभी एक टूर्नामेंट हमने जूनियर अभी लेना चाह रहे हैं मार्च में। अभी हम लोग जो अभी हमारे अभी ट्रेनिंग, अभी आजकल ट्रेनिंग में बच्चे हैं, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, हमारे ये तीनों इवेंट, हमारे एक वर्ल्ड का एक हमारे पास ये भी एक सैंक्शन टूर्नामेंट होते हैं, उसमें तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज आते हैं। ठीक है। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्च में लिया जाए और उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जो हमारे पास अभी भी जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अभी जो चल रहा था, 9 कंट्री से मेरे पास 22 कंट्रीज आ रहे थे। लेकिन ये है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अंदर आ गई, कुछ इंडिया के साथ भी हमारे क्लैशेस चल रहे थे, श्रीलंका, उसके अलावा बांग्लादेश हो गया, फिर हमारे पास अफगानिस्तान हो गया। ठीक है। ये कंट्रीज नहीं आए हैं। अदरवाइज उसमें कुछ उन्होंने वैसे भी थोड़ी सी कोशिश की कि पाकिस्तान ना जाएं लोग, इंडिया ने भी कोशिश की जो भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन द एंड ये था कि मतलब एशिया की सतह पे जो पाकिस्तान जो भी, मतलब ये सारी सियासत है जी, खेल आप कोई भी नहीं चाहेगा जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहेगा कि लोग बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पर आकर खेलें। वो उन सारी चीज़ों का भी मुकाबला साथ साथ ही करना पड़ता है। बिल्कुल जी, ये सारा कुछ साथ चलता है, लेकिन इन द एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज़ थी कि जिससे आप दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा मुल्क सेफ है, आप लोग आएं और बैडमिंटन हो रहा है, आप लोग एंजॉय करें और खेलें। अच्छा, जब आप ये बात करते हैं कि हम आइंदा ओलंपिक्स के लिए 3, 4, 5 प्लेयर्स ऐसे तैयार करते हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएं ओलंपिक्स के लिए, तो उसके रास्ते में रुकावटें क्या हैं? जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया ना कि टूर्नामेंट्स बर वक्त नहीं मिल पाते हैं, कुछ रुकावट आपको नज़र आती है उसमें? जी सबसे बड़ी कोई रुकावट नहीं है, ईजीली मैं आपको क्योंकि आपके साथ मेरी ज़्यादातर मुलाकात रहती, तो हम पीछे प्रोग्राम का ज़रूर जिक्र करते हैं कि उधर एक चीज़ कही थी तो आगे क्या चीज़ हुई। मैं आपको आज एक चीज़ को और ये चीज़ कराना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, मुझे गवर्नमेंट, मुझे कोई ऐसी स्पॉन्सरशिप मिल जाए कि मेरे जो प्लेयर्स हैं सिर्फ बाहर जाने के उनके खर्चे पूरे हो जाएँ। मैं आज आपके प्रोग्राम से ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं 4 से 500% ओलंपियन दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने चाइना से कोच कब लेके आना है, मैंने मलेशिया से कोच कब लेके आना है, कहाँ से किस वक्त क्या चीज़ लेनी है, किस टाइम पे क्या चीज़ मुझे चाहिए, मुझे किस टाइम प्लेयर्स को ब्रेक देनी है, मुझे किस टाइम प्लेयर्स को छोटे टूर्नामेंट्स देने हैं, किस टाइम बड़े देने हैं। अगर मैं यहाँ से अभी प्लेयर बैंकॉक भेज देता हूँ, मलेशिया भेज देता हूँ, मुझे उधर नहीं भेजना है, मुझे वहाँ पे पहले ऑलरेडी उनकी गेम वहाँ पे अच्छी है, वो कंट्रीज अच्छे हैं, मुझे उनको छोटे टूर्नामेंट्स देने हैं, छोटे के बाद अच्छे टूर्नामेंट्स देने हैं कि जहां पे वो क्वार्टर, सेमी, प्री क्वार्टर्स खेलें। मुझे किसी जगह कोई हर्डल नहीं, मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास स्पॉन्सरशिप, मुझे क्यों, बैडमिंटन बहुत महंगी है। अगर मैं आज 10 प्लेयर्स को बाहर भी जो आता हूँ 10 प्लेयर्स को, तो मुझे 20 से 25 लाख रुपए सिर्फ एक टूर का चाहिए। और जो हमारी रैंकिंग बनती है, कम से कम 10 टूर्नामेंट जरूर खेलने होते, तो आप एक वर्ल्ड की रैंकिंग में आते हैं। ठीक है, और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये भी दिन नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह आगे चलेंगे, आगे तो इंशाल्लाह इसकी बेहतरी के लिए करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजिद, आप तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार किया। वैसे आपने गुफ्तगू सुनी, वाजिद अली चौधरी साहब की टैलेंट मौजूद है जी, और टैलेंट के साथ साथ अगर उसको सपोर्ट ना मिले, खिलाड़ियों को बर वक्त मौके ना मिले और उनकी देखभाल ना की जाए, उनकी तरबियत और मुनासिब नशो-नुमा और रहनुमाई ना की जाए, तो टैलेंट फिर कहीं का नहीं रहता। ये खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने बहुत से मसाइल खुद देखे हैं और ये अपने खेल के दौर में भी
ऐसे ही पुरअज़्म रहे हैं जोश और जज्बे के साथ, और अब जब ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, एक मुंतज़िम की हैसियत से पाकिस्तान की बैडमिंटन फेडरेशन के चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए फिर ये कामयाबियाँ भी ला रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये इससे बड़ी कामयाबियाँ हासिल करें और जो हदफ इनका है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान के बैडमिंटन प्लेयर्स क्वालिफाई करके जाएं, वो बहुत जल्द पूरा हो, जो इनके मसाइल हैं वो भी हल होंगे और पाकिस्तान का नाम बैडमिंटन में दोबारा ऊपर आएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे के बाद हम बात करेंगे आर्मी पेसिस चैंपियनशिप के हवाले से, और उसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे इस इवेंट के वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में आर्मी पेसिस चैंपियनशिप के इनकाद के हवाले से, और जब उसकी इख्तितामी तकरीब लाहौर में हुई तो वहाँ पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया से जितना इस वक्त जुड़ा हुआ है माजी में कभी नहीं था। इस टूर्नामेंट के इनकाद से, इस इवेंट के इनकाद से पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान से बाहर वो मुल्क जिनके खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे, और वो जो टेलीवाइज हुआ, पूरी दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के नौजवान कितने बासलाहियत हैं, और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, खेलों से पाकिस्तान के लोग कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इस टूर्नामेंट के इनकाद का मकसद क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका दायरा कार मुस्तकबिल में कितना बढ़ सकता है, और इसके जो अगराज़ व मकासद थे वो क्या है, और जो इसका हदफ मुकर्रर किया गया था वो हासिल हुआ है या नहीं हुआ, इन सब सवालों के जवाबात हम लेंगे और मजमूई तौर पर इस इवेंट के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ बेग साहब, आप इवेंट डायरेक्टर भी थे इस चैंपियनशिप के। ब्रिगेड साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेड साहब, किस तरह से देखते हैं कामयाब इनकाद, और बैरूनी दुनिया से भी लोग आए, गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार किया, और पाकिस्तान का यकीनन एक बहुत अच्छा पैगाम भी दुनिया भर में गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस टूर्नामेंट की, इस चैंपियनशिप की कामयाबी को, और इसके पीछे ये ख्याल क्यों कर है, और ये बैनुल अक़वामी सतह पर जब ये पहुँच गया है अब, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये असल में एक सोच इस तरह से डेवलप हो रही थी कि जब आपने जब आपके फिजिकल ट्रेनिंग का सिस्टम जो था वो फौज का कोई कभी भी ख़राब तो नहीं रहा। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह जब से शुरू हुई, इसको किसी किस्म के ना मसाइल का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन लड़ाका फौज थी, और इसने अपने हर महाज के ऊपर अपना लोहा मनवाया। लेकिन जब हालात तब्दील होते गए और हालात की मजबूरी इस हद तक पहुंच गई कि जब हमने इसकी जो फिज़िकल ट्रेनिंग थी उसको कमेंशुरेट करना था उसके उन ऑपरेशंस के साथ, उसके उन मामलात के साथ जिसके साथ ये फ़ौज ने गुजरना था उस दौरान में और आइंदा आने वाले वक्त में, तो लिहाजा 2005-06 में जब मैं एमएससी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन कर आया, बेसिकली स्पोर्ट्समैन हूँ मैं, और स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस की एनहांसमेंट के ऊपर हम काम कर रहे थे। उसी एनहांसमेंट हमने काम शुरू किया तो हमें महसूस ये हुआ कि जब हम फौज के अंदर भी जब उसको एनालाइज किया, खासकर जो है उनके भर्ती के दौरान में लोगों को जब उनके मेडिकल टेस्ट होते थे, पीएमए में हम देखते थे, इसके अलावा हम अपनी जो नॉर्मल रूटीन की ट्रेनिंग को देखा करते थे, तो हमें यह महसूस हुआ कि हमारा मैक्सिमम फोकस इंड्योरेंस के ऊपर है, यानी बर्दाश्त के ऊपर है। और स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ के जो पोर्शन था, फिटनेस जो है ना, ये खाली इंड्योरेंस का नाम नहीं है, खाली भागने का नाम नहीं है, बल्कि फिटनेस जो है ये तो एक पूरा कमा हुक्को निज़ाम है जिसके अंदर की स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, और सबसे आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। जब तक ये सारे अनासर एक बाहम इकट्ठा एक सोल्जर के अंदर ना हो या किसी भी स्पोर्ट्समैन में ना हो तो आप उसको फिट नहीं कह सकते। इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए फिर हमने अपने सिस्टम को इस तरह से इवॉल्व किया कि इसके अंदर जो मिसिंग लिंक थे स्ट्रेंथ के उसको पहले लाए, फिर हमने इसको फ्लेक्सिबिलिटी को अंदर किया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन, यानी एक बंदा जो एक बहुत सारे वक्त को चलकर आगे जाए और फिर वो दुश्मन को देखने के बाद उसके ऊपर एक सही सिमत से फायर भी ना कर सके,
तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है। इस बुनियादी मकसद को समझते हुए कि जब आपकी कमर के ऊपर 150 केजी वजन हो, पहाड़ों में भाग रहे हो, तालिब के पीछे भाग रहे हो और आप जब वो सामने नजर आ जाए तो फिर उसको आपने खाना मकसूद होता है आपको। ठीक है। और फिर जब आपकी गोली सही ना लगे और पहली गोली ही सही ना लगे तो फिर सारा मकसद खराब हो जाता है। उस बुनियाद को सामने रखते हुए हमने अपने पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को ढाला। और फिर जो पेसेस हम कहते हैं फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम, ये खाली सिर्फ फौज के लिए इस तरह से है कि इसकी जो इसकी ट्रेनिंग के जो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कॉम्बैट के दौरान उसकी एफिशिएंसी बेहतरीन दर्जा पर औज सुरैया पर पहुंची हुई हो कि जब वो किसी काम को जब वो अमल में लाए तो फिर उसमें एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ काम कर रहा हो। तो ये इस चीज को सामने रखते हुए हमने इस निज़ाम को शुरू किया। फौज के अंदर हमने इसके ट्रेनर्स बनाए। वो ट्रेनर्स आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फौज के अंदर इस निज़ाम को दाखिल करना शुरू किया। और फिर जब ये चीज़ आ गई और हमने तकरीबन 2 से 3 लाख के करीब फौज को इस ट्रेनिंग के पहले मयार से गुजार दिया, तो हमने अपनी फौज के अंदर एक वर्टिकल असेंडेंस को सामने रखते हुए कि मेंटल और फिजिकल बैरियर किस तरह तोड़े जाएं कि आप क्या कुछ कर सकते हो, आप इंसान हो। क्योंकि मेरे जो बुनियादी थीसिस था वो भी यही था कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो इंतहा है वो ला इंतहा है, क्योंकि आप अल्लाह के खलीफा हो। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तो जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी लामहदूद है। सिर्फ आपने अपने उस ट्रेनिंग डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको क्रोनोलॉजिकली रखना है, फिर परफॉर्मेंस जो है और उसकी इंतहाओं की कोई हद नहीं है। इस बुनियादी मकसद को सामने रखते हुए जब हमने अपने काम को शुरू किया तो आर्मी के अंदर हमने इसकी चैंपियनशिप्स कराई, बड़े शानदार रिजल्ट आए। आप यकीन करो कि पहला जो हमारी चैंपियनशिप थी जो 2012 में हुई, उसमें हमने सिटअप का टाइम 12 घंटे रखा था। 12 घंटे लड़के एक स्टांस में रहते थे और उस लोगों ने 35,000 40,000 सिटअप्स किए। अच्छा। फिर जो पुशअप का टाइम था 4 घंटे था और जो शुरू के जो पुलअप्स थे, चिनअप्स थे वो 35-40 थे। ठीक है। जब इस चीज को पकड़ लिया, इसकी बुनियाद को देख लिया, तो फिर हमने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हम इसकी लोगों का एक दफ़ा मेंटल फिजिकल बैरियर टूट चुका है, तो हमने इसको बढ़ाना शुरू किया, घंटे में लेकर आए। फिर इसकी चूंकि एजिलिटी का पॉइंट था, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो एजिलिटी था, हम फिर इसको आधे घंटे में और अब अल्टीमेटली 15 मिनट में लेके जा रहे थे। अपने यहाँ हमने इसकी इतनी सक्सेस देख ली तो फिर जनरल राहील शरीफ ने ये फैसला किया कि हम इसको इंटरनेशनलाइज भी कर सकते हैं। जो शुरू में मेरा ऑब्जेक्टिव थे, जो हमने अपने थीसिस में लिखे थे 2010-11 में, उसमें 2016 में हमने इसको इंटरनेशनल कंपटीशन और 2018 तक हमने अलाइड जो हमारे एलिएज हैं, यानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिविल आर्म फोर्सेज, और इसके अलावा जो है वो हमने अलाइड आर्मीज के साथ भी इसको शेयर करना मकसूद था। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में जब ज़रब अज़्ब की कामयाबी हुई तो हमने सोचा कि हम अपने इस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करें। जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हमारे मुल्क में आया करते थे, हम भी उनके यहाँ ट्रेनिंग के लिए जाया करते हैं। तो इस दौरान में जब आपस में एक्सचेंज चला तो लोगों को ये मालूम हुआ कि ये तो एक बड़ा शानदार निज़ाम है। उन्होंने कहा हमें भी शेयर करें। जब ये एक उधर से भी तलब थी, यहाँ से रसद थी, मामला दोनों तरफ दुरुस्त थे। तो इस सारे मामले को लेकर फिर इसके जो रूल्स जो हमने पाकिस्तान के लिए बनाए थे, उन्हीं रूल्स को हमने इंटरनेशनलाइज किया। लोगों को पहले इसके ऊपर ट्रेनिंग मूवीज बना के दी, फिर इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी। 8-10 महीने पहले लोगों को क्योंकि ये अपनी नबीयत का वाहिद और ओनली कंपटीशन है, दुनिया में कहीं ऐसा कंपटीशन नहीं होता पूरी दुनिया में कि इतने बड़े स्केल के ऊपर इतने ज्यादा लोग एक वक्त में पुशअप सिटअप आधे घंटे के कर रहे हों, पुलअप्स कर रहे हों, 2 मील दौड़ रहे हों, और आखिर में जो सीईटी है ना, वो बड़ा ही मुश्किल टेस्ट है इस लिहाज से कि 165 मीटर का डिस्टेंस होता है, 11 ऑब्स्टिकल्स होती हैं, और करने के बाद बंदे ने 5 राउंड फायर 1 बाई 1 के टारगेट के ऊपर करना होते हैं, प्रिसाइजली 5 के 5 लगने चाहिए। यहाँ मैं आपको बड़ी शानदार एक बात बताऊं कि चाइनीज ने बड़ा ही कमाल कर दिया। उन्होंने ये हमारा टेस्ट हमसे ज्यादा अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उनका एवरेज टाइम 50 सेकंड था, जबकि जो हमारा टाइम था एवरेज वो इतना नहीं था। है इन सब चीजों को जब उससे लेकर चला तो यहाँ पर जो टीमें आई उनको न सिर्फ हमने कंपटीशन से नहीं गुजारा, हमने उनको सिस्टम भी समझाया,
हमने उनके लोग अपने इस काउंटिंग के निज़ाम में भी डाले ताकि उनको कोई शक व शुबा न रहे। मैं आपको बड़ा ज़रूरी एक बात बताऊं जी बड़े साहब, ये जो फिटनेस और पुशअप और सिटअप आधा आधा घंटे का होता है ना, बंदा अपने पूरे पीक पर होता है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल कहीं और गया हुआ होता है। उस वक्त वो जो है दाएं बाएं देखता है, कहता है कि जी ये देखें ये फलां ये कर रहा है, ये फलां ये कर रहा है, तो उस चीज़ को भी रोक। ये बड़ा मुश्किल कंपटीशन, इतना आसान नहीं है उन सबको सिमुलेट करना, उनके इंस्ट्रक्टर्स को साथ डालना। हमने इस हद तक किया, इस हद तक इसको ट्रांसपेरेंट किया कि सारे के सारे उनको स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे थे, चाहे वो उनके बाशरिंग एरिया में लोग थे, स्टेडियम में लोग थे, जो कोचेस थे उनको उनके ऊपर बिठा दिया। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआओं से अल्लाह ताला ने इस चैम्पियनशिप को इस हद तक ट्रांसपेरेंट, इस हद तक फेयर और इस हद तक शानदार किया कि जाते हुए किसी के माथे पर एक शिकन तक न थी। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये जो पुशअप्स हैं, ये जो मैं कथा कलामी की मादत चाहता हूँ, ये जो पुशअप्स हैं ये तो अफवाज पाकिस्तान की निशानी बनती जा रही हैं। अब तो मिसबाहुल हक ने लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की तो पुशअप्स लगाए, फिर अभी से कुछ दिन पहले तक एक पार्लियामेंट की एक कमेटी थी, वहां पर भी पुशअप्स का जिक्र आ गया। तो कुछ लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि जो भी पुशअप लगाता है वो फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता है, और रही सही कसर इमरान खान साहब ने भी पूरी कर दी, उन्होंने भी पुशअप्स लगा दी हैं। तो ये ज़रा लाइटर नोट के ऊपर इसके ऊपर भी कॉमेंट कीजिएगा, क्या कहते हैं आप? नहीं, लाइटर नोट तो अपनी जगह पर है। जो बड़ी शानदार चीज जो इसके अंदर है ना, ये जो पुशअप है ये अल्टीमेट टेस्ट है आपकी स्ट्रेंथ का और कोर स्टेबिलिटी का। जो बंदा 40 से 50 पुशअप कर रहा है, इसका मतलब है उसकी कोर स्टेबिलिटी बहुत शानदार है। मिसबा लोगों को हमारे पास जब ये ट्रेनिंग करने के लिए आए हमारे फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल में, एएसपीटी में, तो उस वक्त टाइम बड़ा थोड़ा था। उस थोड़े से टाइम में 10 से 15 दिन टाइम में जो मैक्सिमम चीज इन्फ्यूज की जा सकती थी और जिसके मैक्सिमम उनको फवायद मिल सकते थे वो इसी सूरत मिल सकते थे। लिहाजा उनका अंदर जाना, कमरे से बाहर निकलना, खाने के लिए जाना, खाने से बाहर आना, और जहां पे भी वो गलती हो वहां पर पुशअप। तो गोया कि उनको इस तरह से ये एक इनडायरेक्ट वे था उनके कंधों की स्ट्रेंथ को, कमर की स्ट्रेंथ को और उनकी गर्दन की स्ट्रेंथ। अच्छा, यानी कि ब्रिगेड साहब कथा कलामी की मालूम चाहता हूं, ये जो सजा थी उनसे ये तय हुआ कि भाई जब तुम कुछ करोगे तो फिर तुम, वो जो सजा थी कि अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पुशअप्स लगाना पड़ेंगे, वो एक निशानी बन गई है और लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। और वो बताते हैं कि ये पुशअप्स जो हैं ये हमारी फिटनेस की वो याद दिलाते हैं, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पुशअप्स लगाना पड़ेंगे। नहीं, इसको तुम इस तरह से लोगे, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। यानी कि एक ऐसी शानदार चीज है, जो कि ये हमारी जो फौजी तरबियत गाहें होती हैं जहां पर, वहां का ये नॉर्मल निजाम है ये। अच्छा, जब इसकी इख्तितामी तकरीब हुई है पेसिस चैंपियनशिप की तो बहुत जोश और जज्बा वहां पर नजर आया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ साहब ने भी तकरीब की और खिताब किया, और जिस तरह से जो जवान थे मुख्तलिफ मुल्कों से जिनका ताल्लुक था, वो भागते हुए आते थे मेडल लेने के लिए, और हर एक जवान का हर मुख्तलिफ मुल्क से था जो उसका एक अलग अंदाज था सल्यूट करने का, चीफ साहब के सामने खड़े होने का और मेडल लेने का। आप किस तरह से देखते हैं कि ये तहजीबें एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं, लोगों को मौका मिल रहा है? तो आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में ये होम अवे, मतलब पाकिस्तान ने आज इसकी मेज़बानी की है तो आने वाले दिनों में ये इसकी चाइना भी मेज़बानी करते हुए दिखाई देगा, बहरीन भी मेज़बानी करते हुए दिखाई देगा, इसकी अमेरिका भी मेज़बानी करते हुए दिखाई देगा? मैं आपको 2-3 चीज़ें से बड़ी ज़रूरी बताऊं आपको इसमें। ये जो एक हमारी तरबियत का एक हिस्सा है कि जब आप बहुत मुश्किल ट्रेनिंग कर रहे होते हो या बड़े मुश्किल हालात होते हैं, उन वक्तों को जो दोस्त होते हैं ना, वो सदा और उनकी दोस्ती का जो मज़ा होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक, ये जो कंपटीशन में जो लोग आए, आप यकीन जानिए, जो इनका जो आपस में इंटेग्रेशन का जो माहौल था ना,
वो इतना हार्टनिंग था कि कुछ लम्हों के लिए समझ ही नहीं आती थी कि इतने खूबसूरत फूल कहीं पर जॉर्डेनियन डांस कर रहे हैं, कहीं पर वो आपको सऊदीज डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। चाइनीज की खुशियां तो इंतहा से ज्यादा थी। वो तो ऐसे समझते हैं चाइनीज जैसे ये उनका अपना मुल्क है, ठीक है, इतना मोहब्बत, ब्रदर 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 से कम वो बात ही नहीं करते। सो मच सो के जो लोग टर्की से आए, उनका जो एसिमुलेशन का स्टैंडर्ड था, उनको जो समझने का स्टैंडर्ड था, वो बेहद ज्यादा था, ठीक है। लेकिन जो उनकी, मैंने एक बात आपको बताऊं बड़ी अहम, जो उनकी, जब वो चीफ के पास आते थे, राहील के पास आते थे, तो जो उनकी आंखों में अकीदत और मोहब्बत के जज्बात होते थे, वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये रब ने उनके दिलों में डाले हैं या वो हमारी आर्मी की इस फतह मंदी को जो हमने ज़रबे अज़्म में कर दिया, या वो इसको देखते हुए कोई ना कोई चीज जरूर थी कि इतनी मोहब्बत थी उन लोगों में कि हर बंदा उनसे हाथ मिलाना चाह रहा था, हर बंदा उनसे गले लगना चाह रहा था। और जो उनका रनिंग का मैकेनिज्म था, जो ऊपर वो आ रहे थे, वो एक अजीब इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। ठीक, स्पोर्ट्स के एंड पर लोग हारते भी हैं, लोग जीतते भी हैं, और इनमें ऐसी टीमें जो सबसे आखिरी नंबर पर थीं, उन लोगों का भी जो अपने इजहार का तरीका था इतना पावरफुल, इतना ताकतवर था कि वो देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। आपने कहा ये होम अवे वाली बात, इसका अभी पहला एडिशन हमने किया, ठीक है। हम चाहेंगे कि एक आध हम और करें ताकि हम इसके सिस्टम को समझ सकें, ठीक है। उसके बाद तो फिर सलाह आम है याराने नुक्तदा के लिए जो चाहे इसको कराए, इससे और अच्छे से अच्छा कराए। ये सिस्टम है पूरा, ट्रेनिंग का, मयार का, और आखिर में आराम का भी। जो इससे इंजरीज होती हैं ना, उसकी रिहेबिलिटेशन भी कराते हैं। और अगर आप इसको ट्रांसलेट कर दें स्पोर्ट्स में, मैं आपको यकीन दिला देता हूं, आज मेरी बात सुन लीजिए, कि हॉकी में, किसी भी चीज में अगर आप इस ट्रेनिंग को इन्फ्यूज कर दें, आपको कभी भी एथलेटिक्स में आपको एक उरूज ही उरूज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सब ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होती। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, हम क्रिकेटर्स के बारे में भी ये सुनते हैं कि वो फिट नहीं है। हॉकी टीम के बारे में एक अरसा हो गया, एक दहाई, मतलब अगर कहें ना 20-25 साल ये सुनते सुनते हो गए हैं लोगों को कि हमारी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, हमारी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है। तो अगर आपने इतना अच्छा सिस्टम बना लिया तो इसको आम कर दे लोगों के लिए, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, इसके ऊपर अमल कर सकें। कोई इस किस्म का रास्ता निकलता है कि अगर इतना अच्छा सिस्टम है तो पाकिस्तान में खेलों में ये हर जगह पर आम क्यों नहीं है? और अगर आम हो सकता है तो कैसे हो सकता है? ब्रिगेड साहब, ये भी ज़रा बताइएगा। इसकी बुनियाद जो है ना जी, जब मैं ये इंग्लैंड से एमएससी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन कर रहा था, तो मेरे साथ इंडिया से भी एक लड़का था जिसने आकर सबसे पहले इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स मेडिसिन इंस्टीट्यूट बनवाने की बुनियाद रखी। मैंने भी आकर अपने मुल्क में हमने भी यही बात की, लेकिन हमारे यहाँ जरा प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। मैं आपको बताऊं, इसकी बुनियाद जो है ना, इसकी बुनियाद साइंस है लड़के, साइंस के अलावा और कुछ नहीं है। आप समझें पहले इसको। ये दुनिया में ऐसी हमें हर रोज ट्रेनिंग से कभी नहीं आप जीत सकते, ठीक है, जब तक आप उसको साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर नहीं लेकर आओगे, अपने बच्चों के अंदर नहीं लेकर जाओगे, एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्समैन को सही साइंटिफिक बुनियाद पर ट्रेनिंग नहीं कराओगे। मेरे पास, मैं उसका सोल्यूशन अगर दूं तो जहां पर इतना कुछ हो रहा होता है, वहां पर आपको एक स्पोर्ट्स सिटी या स्पोर्ट्स मेडिसिन इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पोर्ट्स मेडिसिन इंस्टीट्यूट जहां से कि बुनियाद बने, वो रीजंस ढूंढे जाएं, वो बायोमैकेनिक्स तलाश किए जाएं कि इस प्लेयर को किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ ट्रेनिंग कराना है, कहाँ इसका उरूज लेना है। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप कराते रहो, खिलाते रहो, ये कहते रहो जी ग्रास रूट लेवल है, ये कहते रहो कि जी वो स्कूल हॉकी है, ये कहते रहो फलाना है, कभी भी नहीं कुछ कर सकते जब तक कि इसकी बुनियाद नहीं दुरुस्त करोगे। और बुनियाद और इसका किबला दुरुस्त होने की सिर्फ एक ही सूरत है कि इसको साइंसी बुनियादों के ऊपर उस्तवार करें। मैं आपको आज कह रहा हूं 2016 है ये, अगर ये 2016 के एंड से पहले हम स्पोर्ट्स मेडिसिन इंस्टीट्यूट की या स्पोर्ट्स सिटी की लाहौर या किसी और शहर में इसकी बुनियाद रखना शुरू कर दें, पाकिस्तान की कराची में कहीं पर भी, तो 2018, मैं आपको सिर्फ 2 साल का टाइम देता हूं,
ये आपके मसाइल जो होते हैं ये इसके हल हो सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया और पेसिस चैंपियनशिप के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आपने साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फ़िटनेस के हवाले से, फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से जिन मसाइल का सामना है उस हवाले से तजावीज़ भी पेश कर दी हैं। और यकीनन आप खुली किताब की तरह हैं, लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहते हैं और आपके तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो वो ज़रूर आप उन तक अपना तजर्बा मुंतकिल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात की और दोनों में बड़ी अच्छी और तामीरी गुफ्तगू सामने आई है। दोनों में ऐसी बातें ज़रूर सामने आई हैं कि पाकिस्तान में इन दोनों शोबों में मुस्तकबिल में हमें कामयाबियाँ नज़र आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपने जो भी आज यहाँ पर गुफ्तगू हुई है दोनों असहाब ने इसी तनदही के साथ, दिलजमी के साथ और खुलूस और लगन और जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।